सुप्रभात 8th क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मिसेस सोनू जैन, विद्या बाल भवन स्कूल से। बच्चों, आप सभी को याद है इस समय हम कर रहे हैं व्याकरण पुस्तक से पाठ 4। क्या नाम है हमारे पाठ का? संधि। संधि में आपने सीखा कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि होती है 3 प्रकार की: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि होती है 5 प्रकार की: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। ठीक है। उसके बाद आपने करा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में भी आपने कई नियमों को याद किया कि माँ के बाद क्या हो तो क्या चेंजेस आ जाते हैं, माँ अनुस्वार में चेंज हो जाता है या स श में चेंज हो जाता है। ये सब नियम आपने कर लिए। ठीक है, ये सब आपको क्लियर है क्लास। अब आप करेंगे आज विसर्ग संधि। कौन सी संधि कर रहे हैं हम आज? विसर्ग संधि। विसर्ग तो मालूम है ना आपको क्या होता है? जो ऐसे 2 बिंदु लगाते हैं हम। ठीक है, क्या है ये? विसर्ग संधि। तो इस संधि को करने से पहले मैं आपको कुछ नियम यहाँ पे समझा देती हूँ, फिर आपके बुक से मैं उसे रीड करके आपको समझा दूंगी। देखिए, सबसे पहला नियम तो विसर्ग संधि में बच्चों ये रहता है कि विसर्ग के बाद यदि कोई व्यंजन हो, उदाहरण देखिए, मनहा, जमा, रंजन। यदि विसर्ग के बाद कोई व्यंजन हो तो वह ओ में बदल जाता है। याद रहेगा ये नियम? विसर्ग के बाद कोई व्यंजन हो तो वह ओ में बदल जाएगा। तो मनहा जमा रंजन का क्या होगा? मनो रंजन। ठीक है, मनहा जमा रंजन यानी कि मनोरंजन। कैसे हुआ ये चेंज? क्योंकि यह नियम है कि विसर्ग के बाद यदि कोई व्यंजन हो तो वह ओ में बदल जाता है। क्लियर है? दूसरा नियम देखिए, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तो विसर्ग रेफ र में बदल जाता है। देखिए, जैसे है दु जमा जन। यहाँ पे विसर्ग से पहले स्वर आ रहा है ओ का, तो क्या होगा? विसर्ग जो है आपका रेफ र में बदल जाएगा। तो ये क्या हो गया? दुर्जन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया? विसर्ग से पहले कोई स्वर है तो वो र में बदल गया। रा के नीचे हलंत लगाया मैंने, यानी कि रेफ रा में बदल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये 2 नियम मैंने अभी आपको बोर्ड पर सिखाए हैं। बाकी के 2 नियम और हैं, वो मैं आपको बुक से रीड करके बताऊंगी। आपको इस विसर्ग संधि को बहुत ध्यान पूर्वक घर में पढ़ना भी है और याद भी करना है। ठीक है क्लास, आप अपना होमवर्क भी सुन लीजिए। होमवर्क आपका क्या रहेगा? आपका होमवर्क रहेगा आपको संस्कृत के कोई 2 श्लोक अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, उन नोटबुक में श्लोकों को लिखने के बाद जो भी विसर्ग वाले शब्द आएंगे आपको वहां पर सिर्फ विसर्ग को कलर्ड करना है। आपने ब्लू पेन से लिख दिया सारा, लेकिन जो विसर्ग वाले शब्द होंगे सिर्फ उसमें से विसर्ग को आपको कलर करना है, रंगीन करना है। समझ में आ गया आपको? आपका होमवर्क क्या है? कोई 2 संस्कृत के श्लोक लेंगे और विसर्ग को आप कलर करेंगे। ठीक है, अब अपनी बुक में आप पेज नंबर 47 को ओपन करेंगे। उस पेज पर लेफ्ट हैंड साइड आपको डेट डालनी है 9 जुलाई 2020। यहाँ पर आप कक्षा कार्य लिखेंगे और बीच में आपको लिखना है पठन या रीडिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास देखिए, जैसे अभी आपको समझाया मैंने कि विसर्ग संधि के क्या क्या नियम होते हैं।
एक बार उन्हें अब आपकी बुक से हम पढ़ते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 47 पर इस समय हम रीड कर रहे हैं। देखिए, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन के मेल से बच्चों जो भी परिवर्तन होते हैं उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ नियम दिए गए हैं। जब विसर्ग से आगे कोई व्यंजन हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अभी नियम समझाया था ना आपको कि विसर्ग से आगे यदि कोई व्यंजन हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, शिरह प्लस रेखा, तो विसर्ग के बाद क्या है, र, तो यहाँ पे क्या हो गया, शिरो रेखा। यहाँ पे देखिए, मनहा जमा बल, क्या बन गया, मनोबल। कैसे बना, विसर्ग के बाद ब है। अध गति, इसका क्या बना, अधोगति। मनहा जमा हर, क्या बना, मनोहर। तो ये क्या नियम था, यदि विसर्ग के बाद कोई व्यंजन हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। और भी ये देखिए, मनहा जमा रंजन, क्या बना, मनोरंजन। तपहा जमा वन, तपोवन। ये नियम याद हो गया आपको, विसर्ग से पहले कोई व्यंजन हो तो। अगला नियम है, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तो विसर्ग का र हो जाता है। ठीक है, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तो विसर्ग का र हो जाता है। यहाँ देखिए, निह जमा आशा, क्या बना, निराशा। यहाँ पर आप बोलेंगे कि मैम र तो रेफ में आना था, लेकिन यहाँ पे देखिए आ स्वर है ना, आ की मात्रा भी तो साथ में रखेगी। ठीक है, तो इसलिए ये क्या बना, निराशा। निह उपाय, इसमें क्या बना, देखिए रा, विसर्ग रा में चेंज हो गया निरुपाय में, लेकिन ऊ की मात्रा साथ लगी है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ देखिए, निभय, यहाँ पे देखिए विसर्ग के बाद व्यंजन है, लेकिन विसर्ग से पहले तो स्वर ही है ना, इसीलिए निभय का क्या हो गया, निर्भय। फिर देखिए, निर्विकार, निर्विकार, हाँ विसर्ग से पहले क्या है, ई, और यहाँ पर है विकार, तो यहाँ पे क्या बना, निर्विकार। क्लियर है। अगला नियम देखिए, यदि विसर्ग के आगे क, च, छ, श हो तो विसर्ग का श या श षटकोण वाला हो जाता है। क्या क्या हो विसर्ग से पहले, एक बार दोबारा देख लीजिए, क, च, छ और श हो तो विसर्ग का या तो श बन जाएगा या षटकोण वाला श बन जाएगा। देखिए, दुह जमा कर, क्या था नियम, विसर्ग के आगे क, च, छ, छ हो तो यहाँ पर दुह कर का क्या बन गया, दुष्कर। क्लियर। निह जमा कपट, निष्कपट। दुह जमा प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति। और देखिए, निह जमा चय, यहाँ पे क्या बना, निश्चय। दुह जमा शासन, दुशासन। निह जमा चल, निश्चल। क्लियर। क्या था नियम, क, च, छ और श हो तो या तो वो श अर्ध श या अर्ध षटकोण वाला श में बदल जाते हैं। 3 नियम कर लिया आपने। यदि विसर्ग के आगे कोई व्यंजन हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। यदि विसर्ग के आगे क, च, छ और श हो
तो विसर्ग का श और षटकोण हो जाता है। अब देखिए चौथा नियम, यदि विसर्ग के आगे क, त, स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी क आया है बच्चों। यदि विसर्ग के आगे क, त और स हो तो देखिए नमः जमा कार, नमस्कार। पुरः जमा कार, पुरस्कार। निह जमा तेज, निस्तेज। निह जमा सार, निस्सार। तो यहाँ पे भी ये नियम देख लिया। यहाँ पे देखिए क से ही आप थोड़ा सा वो होंगे कि ऊपर वाले में भी क था, नीचे वाले में भी क है। तो ये बच्चों आपको वर्ड के अकॉर्डिंग थोड़ा बनाना पड़ता है कि जिससे हमारा वर्ड ठीक बैठे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब। अच्छा, यहाँ पर ये विसर्ग के नियम तो आपके चारों पूर्ण होते हैं। चारों नियम याद है ना। विसर्ग के आगे यदि व्यंजन हो तो ओ हो जाता है, विसर्ग से पहले स्वर हो तो र हो जाता है, विसर्ग के आगे क, च, छ, श हो तो विसर्ग का श या षटकोण हो जाता है, और विसर्ग के आगे क, त, स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। अब इसके आगे देखते हैं क्या है। देखिए ये थोड़ा ब्लर हो गया क्लास, मैं बोल के बता रही हूँ आपको। देखिए स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि के नियम बच्चों केवल तत्सम संस्कृत शब्दों पर ही लागू होते हैं। हिंदी भाषा की जो प्रकृति है ना, वो संधि के अनुकूल नहीं है। यानी कि हिंदी के जो शब्दों की प्रकृति है, जो बनावट है, वह संधि के अनुसार नहीं है। उसमें क्या होता है, प्रत्ययों के लगने से मूल शब्द में जो विकार आता है, कुछ लोग उसे ही संधि मान लेते हैं। प्रत्यय लगने से भी विकार चेंजेस आ जाते हैं ना, तो कुछ लोग उसे ही संधि मान लेते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं ऐसे ही। देखिए यहाँ देख लेते हैं। कब जमा ही, कब ही। सब जमा ही, सभी। यहाँ जमा ही, यहीं। लोहा जमा आर, लुहार। मामा जमा एरा, ममेरा। काठ जमा पुतली, कठपुतली। बात जमा रस, बतरस। जब जमा ही, जभी। तब जमा ही, तभी। वहाँ जमा ही, वहीं। सोना जमा आर, सुनार। मौसा जमा एरा, मौसेरा। हाथ जमा कड़ी, हथकड़ी। हाथ जमा कंडा, हथकंडा। ठीक है, ये हिंदी में प्रत्ययों के लगने से जो विकार आए हैं वो हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें भी संधि मान लेते हैं, इसलिए बताए गए हैं। अब आप यहाँ देखिए, पाठ तो आपका ये पूर्ण हुआ है आज। और देखिए इसमें हमने आज क्या क्या सीखा है अभी तक। देखिए क्या क्या सीखा आपने। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। देखिए संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। संधि होती हैं 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर आपको बताया था कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। स्वर संधि के हैं 5 भेद। कौन कौन से। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयाति संधि। व्यंजन और विसर्ग संधि भी कई प्रकार की होती हैं। कैसे कई प्रकार की होती हैं, क्योंकि इनके नियम बहुत सारे हैं। ठीक है, फिर है व्यंजन संधि में विकार आगे आने वाले व्यंजन के अनुसार। कैसे होता है व्यंजन संधि में विकार, जो अब दूसरे नंबर का शब्द है उसके व्यंजन के अनुसार विकार यानी चेंजेस होते हैं। फिर है
विसर्ग संधि में भी विसर्ग से आगे वाले व्यंजन के अनुसार ही विकार होते हैं और संधि के नियम केवल हिंदी में प्रयुक्त तत्सम यानी संस्कृत शब्दों पर ही लागू होते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि संधि के जो नियम हैं तत्सम शब्दों पे लागू होते हैं, हिंदी शब्दों पे नहीं, क्योंकि हिंदी शब्दों की प्रकृति संधि के अनुरूप नहीं है। तो आपको ये पाठ आज समझ में आ गया है क्लास। अगली बार मैं आपको इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स करवा दूँगी। तब तक आपका क्या गृह कार्य है, आपको इस पाठ को बहुत अच्छे से कम 2 या 3 बार आप इसके पढ़ेंगे, इसे समझेंगे और नियमों को याद करे बिना बच्चों पाठ आपको समझ में नहीं आएगा। और गृह कार्य आपको मैंने दे ही दिया है, संस्कृत से कोई 2 श्लोक लिखिए जिनमें जो भी विसर्ग आए हैं उनको आपको रंगीन करना है, कलर्ड करना है। ठीक है, हैव अ नाइस डे।